Hello friends, welcome once again to my videos on Geography for class 10th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका की टाइटल है एग्रीकल्चर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वो आंसर्स हैं जो कि बुक में चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज है उसमें दिए गए हैं, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ एडिशनल या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। तो मैं उन क्वेश्चन के आंसर्स को भी इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं वो 3 और 5 मार्क्स के डिनोमिनेटर में हैं। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और साथ ही हर एक आंसर में कीवर्ड्स को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको आंसर को समझने और एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1 is a multiple choice question. Now let's see what are the different parts of this question. First part is, which one of the following describes a system of agriculture where a single crop is grown on a large area? यानी कि इनमें से किस सिस्टम में हम एक लार्ज एरिया में एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करते हैं? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर. Second is, which one of the following is a rabi crop? So the example of rabi crop is again option number B, that is gram. Third question is, which one of the following is a leguminous crop? So the example of leguminous crop is pulses, that is option number A. Then fourth question is, which one of the following is announced by the government इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप? यानी कि गवर्नमेंट जो है वो किसी क्रॉप के सपोर्ट में क्या चीज़ अनाउंस करती है? सो इट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच द गवर्नमेंट अनाउंस इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप. इट्स द मिनिमम प्राइस विच द फार्मर विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 words. फर्स्ट पार्ट इन दिस type of question is, name one important beverage crop and specify the graphical conditions required for its growth. हमको यहाँ पे एक बेवरेज क्रॉप के बारे में बताना है और ये बताना है कि उसको ग्रो करने के लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इज टी. फॉलोइंग ग्राफिकल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ. नंबर 1, it grows in tropical and subtropical climate. Now tropical region is that region which is between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. इन दोनों के बीच के एरिया को ट्रॉपिक्स बोलते हैं और जो इन एरिया में क्लाइमेट पाई जाती है उसको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं. सो दिस इज इंडोर्ड विथ डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ह्यूमस मैटर? सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स दैट जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो लीव्स होती हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज होने के कारण से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है उसको हम, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बनते हैं उसको हम ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज, टी ब्रशेज नीड वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. 3, frequent evenly distributed shower over the year ensure continuous growth of tender leaves. तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो गई, ह्यूमस एनवायरनमेंट हो गया, फर्टाइल वेल ड्रेन्ड लैंड हो गई, इसके अलावा मॉइस्चर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, प्लस साल भर कुछ ना कुछ बारिश होती रहनी चाहिए. ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती हैं टी के ग्रो करने के लिए. सेकेंड इज, नेम one staple crop of India
and the regions where it is produced. So the answer is rice is one of the staple crops in India. It is produced in the following regions. Number 1, regions having high temperature, that is above 25 degrees centigrade, and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. And second is it's grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and deltaic regions. Third is enlist the various institutional reform programs introduced by the government in the interest of the farmers. So the answer is following programs have been introduced by the government. Number 1, collectivization and consolidation of holdings and cooperations along with the abolition of zamindari. Now this was a very important significant step taken by the government for the interest of the farmers. What the government did, उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन किया. इसको हम हिंदी में चकबंदी बोलते हैं. पहले क्या होता था कि फार्मर्स की लैंड बहुत स्कैटर्ड होती थी. एक पीस ऑफ लैंड कहीं होता था, दूसरा पीस ऑफ लैंड कहीं होता था, तीसरा पीस ऑफ लैंड कहीं होता था. ऐसे में एफिशिएंट एग्रीकल्चर नहीं हो पाती थी. तो कंसोलिडेशन प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने जितनी भी एक फार्मर की लैंड होल्डिंग थी उनको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया, एक जगह पर कंसोलिडेट कर दिया. आसपास की जो लैंड थी वो एक ही फार्मर को दे दी और इस तरह से सभी फार्मर्स को इंश्योर किया कि वो एक ही जगह पर अपनी एग्रीकल्चर करें. इससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई. दूसरा काम क्या किया कि ज़मींदारी का एबॉलिशन किया गया, ज़मींदारी को ख़त्म किया गया और ज़मींदारों को सिर्फ वही लैंड पे एग्रीकल्चर करने का राइट दिया गया जिस पर वो खुद एग्रीकल्चर करते थे. उनकी जिस लैंड पर फार्मर्स एग्रीकल्चर का काम करते थे उस लैंड को फार्मर्स को दे दिया गया. तो इससे ये एडवांटेज हुआ कि जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको भी अपनी लैंड मिल गई. तो ये फार्मर्स के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट काम किए. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज वाज डन. ग्रामीण बैंक्स टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि अगर जो फार्मर्स हैं वो गरीब फार्मर्स अगर अपने विलेज के लैंड ओनर से या जो मनी लैंडर्स हैं उनसे लोन लेते हैं तो काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर उनको लोन मिलता है. इसलिए ग्रामीण बैंक को इस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने ताकि फार्मर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड हो सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, किसान क्रेडिट कार्ड, personal accident insurance schemes were launched, minimum support price for crops were also insured, and subsidy on fertilizers were given to the farmers. Next is the land under cultivation has got reduced day by day. Can you imagine its consequences? कि जो हमारा लैंड कल्टीवेशन जिस पे होता है वो लैंड धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है. तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? So it can have a number of consequences. Number 1, there will be less production of food grains which will affect the food security. 2, prices of food grains will increase. ऐसा ज़रूर होगा क्योंकि जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन उनकी सप्लाई नहीं हो पाएगी एंड रिजल्ट क्या होगा कि उनके प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे. थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स. और अगर हम अपने यहाँ पे हम अगर ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हमको ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ेगा और अगर हम इंपोर्ट्स करेंगे तो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज का भी लॉस होगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ जो फार्मिंग करते हैं लोग बाग उनके पास काम की कमी हो जाएगी. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स. Number 1, suggest the initiative taken by the government to ensure the increase in agricultural production. Answer is the government's initiative includes the following. Number 1, establishment of Indian Council of Agricultural Research, that is ICAR, agricultural universities, veterinary services and animal breeding centers. गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि एग्रीकल्चर के फील्ड में कंटिन्यूसली रिसर्च होती रहनी चाहिए जिसके कारण से HYVs हमारे जो सीड्स हैं वो
डेवलप हो पाए, अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स डेवलप हो पाए, पेस्टिसाइड्स डेवलप हो पाए। इसके साथ साथ कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड पढ़ाई की जाती है। वेटनरी सर्विसेज को भी स्ट्रॉन्ग किया गया, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए ताकि हम अच्छी वैरायटी के एनिमल्स को, कैटल्स को ग्रो कर सकें, उनको वेटनरी सर्विस अच्छी दे सकें, उनका इलाज अच्छे से हो सके, कम बीमार हों। तो ये सब करने से ओवरऑल एग्रीकल्चर को एडवांटेज हुआ। इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चरल डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। अब क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी काफ़ी हद तक रेन पर डिपेंड करता है, हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी बहुत डेवलप नहीं है। तो अगर हम ठीक तरीके से रेन की फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, वेदर फोरकास्ट नहीं कर पाएंगे, तो फार्मर्स को अपनी एग्रीकल्चर की प्लानिंग करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को और वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, इम्प्रूवमेंट इन द रूरल स्ट्रक्चर वाज ऑल्सो इंश्योर्ड। रूरल स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट से मतलब है कि विलेजेस में रोड्स बनवाई गई, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, कैनाल्स डलवाई गई, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को भी इंश्योर करने का काम किया गया। इन सब के चलते हुए विलेजेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। देन ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी and a white revolution that is called as the Operation Flood were some strategic initiatives to improve the agriculture. Fifth is a comprehensive land development program was initiated in 1980s and 1990s that included both institutional and technical reforms. Sixth, provision for crop insurance against the drought, flood and fire, etc. Seventh, establishment of Grameen banks for providing low interest rate loans to the farmers. Eighth, Kisan credit card, personal accident insurance schemes were introduced for the benefit of the farmers. Subsidy on agricultural inputs and resources like power and fertilizers. And 10th, minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculation and middlemen. अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि दो क्वेश्चंस के आंसर में काफ़ी सिमिलैरिटी है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग हमें आंसर लिखने हैं। अगर वो रिपीट भी हो रहा है तो कोई बात नहीं है, जब हम आंसर लिखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे आपको आंसर लिख करके दिया है आप उसी तरह लिखेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हर एक आंसर का अपना स्पेसिफिक, हर एक क्वेश्चन का अपना अलग अलग स्पेसिफिक आंसर है और उसके अपने अलग अलग स्पेसिफिक कीवर्ड्स भी हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। द आंसर इज ग्लोबलाइजेशन हैज़ फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। नंबर 1, it has impact on the Indian agriculture before the colonial times. Even before the colonial period, India was a major exporter of raw cotton and spices in the world market. कॉलोनियल पीरियड से पहले से भी इंडिया रॉ कॉटन का, स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया करता था वर्ल्ड मार्केट में। बट आफ्टर द ब्रिटिश केम इनटू इंडिया, then what they did, that they forced the Indian farmers to grow indigo instead of grain to provide dye to the British textile industry. अब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हमारे किसान यहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस करते थे उनको फोर्स किया कि वो ग्रेन के बजाय इंडिगो प्रोड्यूस करें, यानी कि नील प्रोड्यूस करें। इस नील को ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को में एक तरह से डाई का काम करता था, ये कपड़ों को रंगने का काम करता था ये। इससे हमारे फार्मर्स को कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता था, तो इसने हमारी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाया। इसके कारण से दिस लेड टू द चंपारण मूवमेंट इन बिहार विच स्टार्टेड इन 1917। जैसे कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने चंपारण में जाकर के एक अपना स्टार्ट किया था मूवमेंट, जो उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपोज द इंडियन फार्मर्स टू न्यू चैलेंजेस। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद भी फार्मर्स की
प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई, उनकी प्रॉब्लम्स कुछ और नई तरीके की प्रॉब्लम्स उसमें ऐड हो गई। नई प्रॉब्लम्स क्या ऐड हुई? दैट दो अवर फार्मर्स आर बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, बट our products are unable to compete with the developed countries. Why? Because agricultural products in those countries are highly subsidized. हमारे फार्मर्स हालांकि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को ग्रो करते हैं, जिसमें कि स्टेपल फूड भी है, साथ साथ कुछ हमारे यहाँ पे जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं, लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड कंट्रीज़ से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी सारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सब्सिडाइज़ किया हुआ है, जिससे कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है, जिसके कारण से उनके यहाँ पे एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस है वो भी सस्ते में बन जाती है और वो बिकती भी सस्ते में है। ये फैसिलिटीज़ हमारे फार्मर्स को नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। द आंसर इज राइस इज ए खरीफ क्रॉप। इट रिक्वायर्स high temperature to grow, which should be above 25 degrees Celsius, and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan, it can be grown with the help of dense network of canal irrigation and tube wells. तो वैसे तो राइस को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर विद ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन इसीलिए ये नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी इसको ग्रो करते हैं, बंगाल में काफ़ी ग्रो करते हैं, साउथ में काफ़ी ग्रो होता है। लेकिन कुछ स्टेट्स जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हैं, यहाँ पे भी काफ़ी राइस को अब हम ग्रो करने लगे हैं। हालांकि यहाँ पे रेनफॉल कम होता है, लेकिन क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन स्टेट्स में काफ़ी अच्छी हो गई हैं, उसके कारण से यहाँ पे भी राइस ग्रो किया जाता है। थर्ड इज रिच एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर द राइस कल्टीवेशन। फोर्थ, plentiful rainfall or good water supply is necessary during earlier part of its growing season in June to July. Plains of North and Northeastern India, coastal areas and deltaic regions are ideal for the cultivation of rice. Now, जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स यहाँ तक ओवर हो जाते हैं। अब हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेते हैं। नंबर 1, डिस्कस व्हाई एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड एज मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट क्यों है, मेन स्टे क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस हैं। नंबर 1, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री and 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. अब क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ की मेन एक्टिविटी है, हमारी 2/3 पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, इसलिए हमारी इकोनॉमी का एक मेन स्टे है, हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड, इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड्स वी कंज्यूम। थर्ड, अलॉन्ग विद द फूड ग्रेन्स इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो। जो कि कमर्शियल क्रॉप्स हैं वो और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, शुगर केन। सो ऑल दिस वर्क एज अ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, और इसको करने से हम अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि हमको काफ़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज की भी अर्निंग होती है। तो इन सब कारणों से हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इकोनॉमी का एक मेन स्टे है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग? नंबर 1, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, थोड़ी सी पीस ऑफ लैंड के ऊपर काफ़ी लोग डिपेंड होते हैं, उन जगहों पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग एंड रिक्वायर्स हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स टू ऑब्टेन द हाई प्रोडक्शन। यहाँ पे मशीन्स का कम यूज़ किया जाता है
कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है ये। इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय पुअर फार्मर्स हु ग्रो फूड क्रॉप्स, और ये रिच फार्मर्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना नहीं हो पाता है, तो पुअर फार्मर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स भी ग्रो नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पे ज़्यादातर फूड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। इसके उल्टे जो हमारी एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग यूजेस हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्टिविटी। जो एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें मॉडर्न मेथड्स को यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है, HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है, और तो और यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। ट्रैक्टर्स होते हैं, हैरोज होते हैं, कल्टीवेटर्स होते हैं, कंबाइंस होते हैं, इन सब को यूज़ करके एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग को किया जाता है। सेकेंड इज मनी और कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन under this type of farming. The degree of commercialization varies according to the region. That is, rice is a commercial crop in Punjab and Haryana, but it is a subsistence crop in Odisha. अब देखिए, चाहे तो कमर्शियल क्रॉप हो या फिर सबसिस्टेंस क्रॉप हो, इन दोनों की मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग हो जाते हैं। अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर राइस कमर्शियल क्रॉप है, वहाँ पे लोग उसको कंज्यूम कम करते हैं, बल्कि उसको सेल करने के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर हम उड़ीसा की या बिहार की या बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो राइस है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि वहाँ उसको लोग बेचने के लिए प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ वी कम टू द 5 मार्क्स क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन डिटेल अबाउट द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Answer is, primitive subsistence farming is still practiced in few pockets of India. It is practiced on small patches of land using primitive tools like hoe, dao and digging sticks, यानी कि पुराने तरीके से जो एग्रीकल्चर की जाती है, फार्मिंग की जाती है, उसको प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। इट यूजेस फैमिली और कम्युनिटी लेबर। इस तरह की फार्मिंग में फार्म लेबर को यूज़ नहीं करते हैं, हम लेबर को हायर नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ही फैमिली के लोग बाग या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बाग मिलकर के ही अपने फील्ड्स पर फार्मिंग को करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू ग्रो द क्रॉप्स। यहाँ पे किसी भी तरह के आर्टिफिशियल मेथड्स को नहीं अडॉप्ट करते हैं। इरिगेशन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं हो पाती हैं, इसलिए मानसून पर डिपेंड करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं करते हैं, तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ लैंड पर ही डिपेंड किया जाता है, और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उन्हीं पर डिपेंड होकर के इस तरीके की फार्मिंग को किया जाता है। इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर वेयर फार्मर्स क्लियर ए पैच ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। यहाँ पे किसी एक पीस ऑफ लैंड पे एक बार में एग्रीकल्चर किया जाता है, और जब वहाँ पे एग्रीकल्चर एक क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो जाती है या कुछ क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो हो जाती हैं तो उस लैंड को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड रिड्यूसेस। जब बार बार एक ही पीस ऑफ लैंड पर हम कुछ क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो क्या करते हैं कि उस लैंड को छोड़ देते हैं, अगली लैंड पर चले जाते हैं, कुछ साल उस नई वाली लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं। जब नई वाली लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, इतने में पुरानी लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे पीस ऑफ लैंड को रोटेट करते रहते हैं। ये मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। When the soil fertility is reduced, farmers shift and clear another patch of land for cultivation. This shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. In this type of agriculture, land fertility is low because farmers do not use fertilizers or any other modern inputs. इस तरीके की लैंड की फर्टिलिटी नेचुरली कम होती है क्योंकि किसी भी तरह के फर्टिलाइजर्स का इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। It is known by various names like Jhumi in northeastern states, Dipa in Bastar district of Chhattisgarh and Andaman and Nicobar Islands. Its disadvantages are that it causes deforestation,
लूजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल इरोजन। इस तरीके की फार्मिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इससे डिफॉरेस्टेशन का खतरा होता है क्योंकि हम जंगलों को काटते हैं इसमें खेती करने के लिए। इसके अलावा सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसमें हम फर्टिलाइज़र्स नहीं डालते हैं। और साथ साथ सॉइल इरोजन भी होता है, जब हम एक पीस ऑफ लैंड को काफ़ी टाइम तक के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें इरोजन होने लग जाता है। ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट अबाउट द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हमको प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। सो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इसमें कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली इंडस्ट्री के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बाय डिप्लॉइंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स and migrant laborers. Tea, coffee, rubber, sugarcane and banana are important plantation crops and are used as raw material in the respective industries. And sixth point is, as production is mainly for market, a well-developed network of transportation and communication to connect the plantation areas, processing industries and markets is important for the development of plantations. अब जो प्लांटेशन फार्मिंग है उसके लिए एक प्री रिक्विजिट ये है कि जहाँ पे भी हम प्लांटेशन फार्मिंग करें वो मार्केट से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क भी वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, आसपास में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम अपने यहाँ पे जो भी क्रॉप को ग्रो करेंगे वो हम अपने कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि उसको इंडस्ट्री के लिए ग्रो कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री के लिए ग्रो करेंगे तो हमको उसको सेल करने के लिए एक वेल डेवलप्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स और पैटर्न्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं। सो देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, रबी, खरीफ एंड जायद। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट रबी। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर from October to December and harvested in summers from April to June. Wheat, barley, peas, gram, mustard are some of the important rabi crops. Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Uttar Pradesh are major producers of wheat and other rabi crops. Now let's come to the kharif crop. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in various parts of the country and harvested in September October. खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून स्टार्ट होने के समय इसको हम सो करते हैं। इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, जूर दैट इज अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। पैडी इज ए मेजर क्रॉप इन असम। पैडी मीन्स राइस। पैडी इज ए मेजर क्रॉप इन असम, वेस्ट बंगाल and coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Konkan coast of Maharashtra along with Uttar Pradesh and Bihar. In Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Os, Aman and Boro. Now let's come to Zaid. During the summer months in between Rabi and Kharif seasons, there is a short season called Zaid season. Some of the major crops of Zaid season are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. So friends, this way I discussed with you all the questions which have been given in your book, in the back exercise of your book. उसके अलावा मैंने आपके साथ में कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। I hope that these questions are useful for you. Keep watching my videos. God bless you. Thank you very much.